नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता और अब वक्त हो चुका है सवाल 10 बजे का। भारत के दुश्मनों को अब डरने की जरूरत है क्योंकि हिंदुस्तान तैयार है। जमीन से लेकर आसमान और समंदर तक पश्चिमी सीमा पर मिशन त्रिशूल की शुरुआत है। भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों अंग एक साथ एक मिशन पर लगे हैं। नाम है त्रिशूल। लक्ष्य है किसी भी दुश्मन को हर मोर्चे पर जवाब देना। यह अभ्यास पश्चिमी क्षेत्र में होगा, यानी वहीं जहां पाकिस्तान बार बार अपनी हरकतों से सीमाएं लांघने की यानी सरहद पार करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार भारत का जवाब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर होगा। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान अब थर थर कांपने लगा है। डर है उसको। भारतीय सेना की हुंकार के बीच पाकिस्तान ने अरब सागर में नया नेवल नेविगेशनल अलर्ट जारी कर दिया है। अलर्ट कर दिया है, सचेत हो जाओ, जाग जाओ, कुछ करना दे भारत। डर तो बनता है। अब 2 से 5 नवंबर के बीच सरक्रीक क्षेत्र के पास पाकिस्तानी नौसेना यानी पाकिस्तानी नेवी लाइव फायरिंग और नौसैनिक अभ्यास करेगी। अचानक इनको याद आया, जरूरत क्या आन पड़ी, आप समझ सकते हैं। भारत कर रहा है तो भारत हमला कर देगा क्या, ये डर मन में है। ऐसा खैर भारत की तरफ से कुछ है नहीं। यानी कि पाकिस्तान अपनी तरफ से दिखाना चाहता है कि वो भी तैयार है, उसमें भी दम है, वो दिखाना चाहता है, बताना चाहता है। लेकिन सच तो यह है कि यह डर की ही एक निशानी है। दरअसल भारत का त्रिशूल सिर्फ एक अभ्यास नहीं बल्कि एक संदेश है कि हिंद महासागर से लेकर हिमालय तक भारत हर चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर की दहाड़ के बाद मिशन त्रिशूल की गूंज से आतंकिस्तान की नींद कैसे उड़ी है, अब यह दुनिया देख रही है। इस पर चर्चा करने के लिए कुछ ही पलों में हमारे साथ एक्सपर्ट्स का शानदार पैनल होगा। लेकिन आपको तस्वीर हम दिखाते हैं, जहां पर आप देखिए ये सेना का शौर्य, नौसेना का शौर्य, नेवी का शौर्य, थल सेना का शौर्य, ये तमाम चीजें आप देखेंगे जल्द ही अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। और इसी पर हम करेंगे चर्चा भी। चर्चा को आगे भी बढ़ाया जाएगा। लेकिन आप सोचिए, भारत की ये हुंकार और भारत की एक ऑपरेशन के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, एक मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन उसका डर कितना ज्यादा है, क्योंकि इतने ज्यादा सैनिक इसमें सम्मिलित हैं, इतने ज्यादा इक्विपमेंट्स इसमें हैं, बड़े बड़े जहाज इसमें आपको नजर आएंगे, हमारे उन्नत राफेल नजर आएंगे, सुखोई नजर आएंगे, ब्रह्मोस मिसाइल नजर आएगी। हर वो चीज नजर आएगी जो पाकिस्तान के लिए सरदर्द का एक कारण बन सकती है, एक वजह बन सकती है। अब इसीलिए देखना है कि पाकिस्तान पहले से ही क्यों तैयारियां कर रहा है, पहले से ही क्यों परेशान है। चलिए, मैंने आपको बताया, लेकिन एक्सपर्ट्स का हमारा एक शानदार पैनल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा। हमारे साथ इस वक्त 3 मेहमान जुड़े हैं। कर्नल शिवदान सिंह, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। शिवदान जी, आप यहां पर आए। मोहसिन रजा खान, पत्रकार, पाकिस्तान से, आपका भी शुक्रिया, आप यहां पर आए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरुआत करते हैं। कर्नल शिवदान सिंह जी, थोड़ा सा बताइए ऑपरेशन त्रिशूल को लेकर क्या कुछ अपडेट है और क्या कुछ इसमें है, और ये क्यों परेशानी का सबब बन चुका है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान अलर्ट मोड पर है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर त्रिशूल में उद्देश्य यह है कि तीनों सेनाओं का कैसे कोऑर्डिनेशन किया जाए ऑपरेशन कंडीशंस में। क्योंकि आजकल ये सिद्ध हो चुका है कि कोई भी लड़ाई केवल जमीन पर लड़ी नहीं जाएगी, उसके साथ हवाई जहाज भी, हवाई शक्ति भी इस प्रयोग में आएगी, सैनिक शक्ति तो नौसैनिक शक्ति भी प्रयोग में आएगी। इसलिए बेटर है कि इसको अभी से एक्सरसाइज करके तैयार रखा जाए। इसी की वजह से आपने सुना, पीछे याद किया होगा कि थिएटर कमांड की बात चली थी। थिएटर कमांड का मतलब यह है कि तीनों सेनाओं के जो टुकड़ियां हैं एक कमांडर के नीचे हो, जिससे कि जिसकी भी जरूरत पड़े उसको किया जा सके। अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा होगा कि वायुसेना और थल सेना ने दोनों ने मिलकर के इस ऑपरेशन कंडक्ट किया और अपने उद्देश्य की पूर्ति की। इसकी जरूरत केवल इसलिए पड़ रही है कि पाकिस्तान ने सन 47 से के लेकर आज तक
हमेशा भारत को बाध्य किया है उसका जवाब देने के लिए। अब अब भारत जवाब देने के बजाय अपनी शक्ति प्रदर्शित कर रहा है पाकिस्तान को कि बेटर अलर्ट हो जाइए, नहीं तो आपको करारा जवाब दिया जाएगा। आपको याद होगा सन 47 में पाकिस्तान ने कश्मीर में हमला किया, सन 65 में पाकिस्तान ने फिर हमला किया, सन 71 में बांग्लादेश का प्रॉब्लम शुरू कर दी और कारगिल में हमारे पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। तो इसका जवाब अभी पहलगाम में भी पाकिस्तान ने हमारे 25 टूरिस्टों को मरवाया, जिसके जवाब में हमें ये एक्शन लेना पड़ा। कहीं पाकिस्तान ये ना समझ ले कि हम बिल्कुल इतने कमजोर हैं कि जवाब दे नहीं पाएंगे। तो इसलिए इससे पहले कि पाकिस्तान को कोई मिसकंसेप्शन हो, उससे पहले ही पाकिस्तान को प्रदर्शित करना चाहते हैं कि हमारी इतनी शक्ति है, बेटर आप केयरफुल हो जाइए और हमें बात मत करिए आपको जवाब देने के लिए। ठीक है, ठीक है। श्रीदान जी का यहाँ पर हमने आर्गुमेंट जो है वो लिया, उन्होंने अपनी बात को रखा। हम चलिए बाकी मेहमानों के पास चलते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक और शानदार पैनल है, जिसमें हमारे साथ पाकिस्तान से भी हमारे साथ मेहमान जो जुड़े हुए हैं। मोहसिन रजा खान साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा। भारत अगर कोई मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, उसके लिए पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा अलर्टनेस क्यों? वहाँ पर नेवी अलर्ट क्यों आ गई? और सेम टाइम पर आप भी अपनी लाइव फायरिंग एक्सरसाइज अगर आप करते हैं, इसकी एग्जैक्ट वजह क्या है? इसका एग्जैक्ट रीजन क्या हो सकता है? देखिए, भारत पाकिस्तान से मई में एक जंग कर चुका है और उनका कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। तो भारत के नापाक अज़ाइम को रोकने के लिए पाकिस्तान अपनी तरफ से दफाई इक़दामात करेगा और कोई भी मुल्क नहीं चाहेगा कि वो जंग का माहौल पैदा करे। लेकिन भारत को चूंकि शिकस्त हुई थी मई में और उस शिकस्त का बार बार सदर ट्रंप जिक्र करते हैं और बताते हैं कि किस तरह भारत के साथ जहाज गिरे, नए जहाज गिरे और किस तरह भारत को वो नीचा दिखा रहे हैं। तो भारत के पास से इसके सिवा कोई रास्ता नहीं कि वो दोबारा पाकिस्तान पे हमला करे और अपनी जो सुबकी हुई है, उसकी जो बेइज्जती हुई है आलमी सतह पे, उसको वो उसका असर जाहिर करने की कोशिश करे। लेकिन मैं समझता हूँ कि भारत की जानिब से कोई भी ऐसा कदम जो है वो उसके लिए मज़ीद सुबकी का बायस होगा और उसे ये समझना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो अपनी भरपूर तैयारी में है और अगर भारत ने कुछ गलती करने की कोशिश की तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। मोहसिन साहब, आप क्या कह रहे हैं कि भारत की बेइज्जती हुई? भारत की कैसे बेइज्जती हो गई, आप ये समझा दीजिए। जब आपसे हमारी जंग हुई तो हमारी बेइज्जती कैसे हो गई? हमने तो आपको अंदर घुस के मारा, आपके पंजाब में, आपके कहां कहां नहीं हमने मारा, इतना तो आपने सोचा ही नहीं होगा। 20-23 मिनट तक हमने आपके पूरे एयर डिफेंस को जैम करके रख दिया। इसमें हमारी बेइज्जती हुई या आपकी बेइज्जती हुई? अब आपके चाइनीज दोस्त जो हैं, उन्होंने आपको जो एयर डिफेंस दिया, उन्होंने जो आपको मिसाइलें दी, वो फेल हो गई, वो नहीं चली। इसमें हमारी बेइज्जती हुई या आपकी बेइज्जती हुई? आपको तुर्की का समर्थन मिला, कई देशों का समर्थन मिला, कौन कौन आपके वहां पर आया, फिर भी आप कुछ नहीं कर पाए। आपकी बेइज्जती हुई या हमारी बेइज्जती हुई? आप ये सोचिए। ये आप हवाई बातें करते हैं। भारत का क्या नापाक? भारत ने क्या शुरुआत करी थी? पहलगाम नहीं शुरू होता तो फिर ये कुछ रिएक्शन नहीं आता। आप ये तो बताइए ना कि ये हवाई दावे जो किए जाते हैं, ये क्यों किए जाते हैं पाकिस्तान में? देखिए, सारी दुनिया को मालूम है और सदर ट्रंप को भी मालूम है कि किसने मई की जंग में कौन फाते था। और इसी वजह से आप जानते हैं कि हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में बुलाकर सदर ट्रंप ने 2 घंटे की खुसूसी मुलाकात की और वो मिशन में भी उन्हें फील्ड मार्शल याद आए और उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से कहा कि मेरा सलाम जो है आसिम मुनीर तक पहुंचा दें। तो ये एक फातेह फौज के फील्ड मार्शल का साथ पूरी दुनिया का ट्रीटमेंट है। आप देखते हैं कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ
डिसरिस्पेक्ट किया है। इसी तरह आप देखें कि अभी अफगानिस्तान के जरिए इंडिया ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने की कोशिश की, अच्छा। पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया और अफगानिस्तान के अंदर जाके और पाकिस्तान ने कार्रवाई की। तो ये बात मोहसिन साहब, आप अफगानिस्तान आपको के लिए अच्छी भी तरह ये बात आपको अच्छी तरह मालूम है कि मई की जंग में कौन जीता। हाँ, मुझे अगर पता आप- है हम जीते। अब इसमें क्या डाउट है? ये आप लोग भी क्यों नहीं इसको डाइजेस्ट कर पाते? ये क्यों एक चूरन आपको खिलाया जाता है कि नहीं हम जीत चुके हैं, उनको प्रमोट कर दिया, वो तमाम चीजें कर दी। आपके तो अंदर अंदर तक हमला किया। आपने क्या कर लिया भारत का? आप ये बताइए। हमने आपको घर में घुस के मारा, आपने क्या रिस्पॉन्स दिया? चलिए ये बताइए। आपने हमारे कौन से शहर पर बम गिरा दिया? हमने तो आपको कहां तक नहीं मारा, आप सोचिए। पंजाब में अंदर तक आपके जितने टेररिस्ट, हाफिज सईद, इन सबसे जुड़े हुए जितने भी बेसेस थे, उनको मारा। मसूद अजहर रो रहा था। और क्या चाहिए आपको? हमने तो अंदर तक मारा ना। आपने कहां मारा? एक जगह बता दीजिए जहां बहुत आपने डीप स्ट्राइक कर दिया हो। आपको जहां मार पड़ी है, आप वो भूल गए हैं कि आपके साथ त्यारे, जिनमें राफेल त्यारे भी त्यारे शामिल हैं, त्यारे वो त्यारे वो कुछ तबाह नहीं, वो हुए। कुछ। अरे आप मुझे एक फोटो दिखा दें। इतनी तो आपकी इंटेलिजेंस है, आईएसआई की है, ये भी नहीं है। इंटेलिजेंस है उसमें कि नहीं? कहां एक आपने फोटो दिखा दी? एक काउंटर में आपको लगातार मौका दे रहा था। कर्नल शिवदान जी आपके पास आऊंगा, फिर संजीव जी आपके पास तुरंत आता हूं। कर्नल शिवदान जी कुछ कहना चाहते हैं रिस्पॉन्स में? देखिए, मैं रजा साहब से पूछना चाहता हूं कि हमारे देश में कहीं पर एक भी डैमेज आप बता दीजिए, आपके जो जो ड्रोन्स और मिसाइल्स और जो भी आपके हमले हुए हैं हमारे देश में, कोई भी आप डैमेज बता दीजिए और उसका कोई आपके पास फोटो हो। क्योंकि पूरी दुनिया की जो प्रेस है वो एक्टिव है, और ये दुनिया की प्रेस जो है पूरे जगह को कवर करती है। यदि आपने कोई हमें डैमेज किया होता अपने अटैकों से, एयर अटैक से, ड्रोन्स के अटैक से, तो पूरी दुनिया की प्रेस वह फोटोग्राफ करती और पूरी दुनिया को दिखाती कि देखो जी ये पाकिस्तान ने किया है। और दूसरा मैं आपको बताता हूं कि आपके चीफ को जो अमेरिका में प्रेसिडेंट साहब ने अपने घर में लंच कराया था, उसके पीछे ये रीजन था कि वो आपकी पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने का प्लान बना रहे थे, जब इजराइल और उसकी ईरान की लड़ाई चल रही थी। और उसके बाद अमेरिका ने ईरान पर डायरेक्ट फायर किया था। उसके बाद में अमेरिका सोच रहा था कि ईरान को के साथ और लंबा युद्ध किया जाए। इसलिए आपके चीफ को बुला करके, जिस प्रकार से 79 में आपके आर्मी चीफ को अमेरिका ने आतंकवादी तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया था अफगानिस्तान में रूसी सेनाओं के खिलाफ, ठीक है। उसी प्रकार से वो तैयार करना चाहते थे आपको ईरान के खिलाफ, आपके बेस इस्तेमाल करना चाहते थे। तो ये आप मिसअंडरस्टैंडिंग निकाल दीजिए कि आसिफ मुनीर को स्पेशली बुला करके राष्ट्रपति भवन में लंच कराया गया और उनको शाबाशी दी गई कि तुमने भारत के खिलाफ बहुत अच्छा युद्ध किया। हमने आपके 11 आतंकवादी कैंप खत्म किए, हमने आपके 5 हवाई अड्डे खत्म किए, जिनकी बाद में रिपेयर चल रही है। बिल्कुल आप बिल्कुल। इनको बता दीजिए कि आपके पास कोई हमने डाटा हो तो। हमने तो तस्वीर दिखाई, फोटो दिखाई, सब कुछ हमने दिखाया, लेकिन इनकी तरफ से कुछ आया नहीं। संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ हैं। लेकिन संजीव श्रीवास्तव जी, पहले आपसे मैं ये लेना चाहूंगा एक एनालिसिस कि भाई पाकिस्तान में इतना अलर्ट इस वक्त क्यों है, और एक नैरेटिव जो पेश करने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई देखिए ये हुआ वो हुआ, थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप को वो कोट कर देते हैं। हालांकि मैं वो कहता हूं कि भाई आपके आर्मी चीफ क्यों मिलने जाते हैं वहां प्रेसिडेंट से? आपके राष्ट्रपति, आपके प्रधानमंत्री, ये लोग क्यों नहीं जाते? क्या अभी डिक्टेटरशिप है क्या पाकिस्तान में? ये भी तो प्रश्न है संजीव श्रीवास्तव जी। देखिए शिवम जी, पाकिस्तान के जो हुक्मरानों का जो इंडिया फोबिया है, जो भारत का जो भय है, वो उसके जो लक्षण हैं वो समय समय पर दिख जाते हैं। और वो जो लक्षण हैं वो उनके बयानों में भी दिखते हैं और उनके जो है एक्शंस में भी दिखते हैं। भारत अपनी राष्ट्र की रक्षा के लिए और अपने डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के लिए, सेनाओं के बीच में इंटीग्रेशन को बढ़ाने के लिए और इंटरऑपरेबिलिटी जो सभी हमारे जो ट्राई सर्विसेज की जो रहे, आपस में एक इंटीग्रेशन रहे, उसके लिए भारत ये एक 12 दिनों की मेगा ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल कंडक्ट कर रहा है। और एक ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली इतनी बड़ी लगभग 6 महीने के बाद ये भारत के द्वारा एक ज्वाइंट
मिलिट्री ड्रिल कंडक्ट की जा रही है और जिसके की माध्यम से भारत अपनी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को पूरी तरीके से रोबस्ट रखने की प्रक्रिया में ये जो ड्रिल है वो कंडक्ट की जा रही है। और इसमें हमारे थल सेना, वायुसेना, नौसेना और साथ ही साथ हमारी जो स्पेशल फोर्सेस के जो कमांडोज हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बड़े जो डिफेंस एसेट्स हैं वो इसमें अपना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, चाहे वो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हों, अत्याधुनिक मिसाइल्स हों, फाइटर जेट्स हों। तो जाहिर है कि ये जो एक बड़े स्तर की एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज के माध्यम से भारत पूरे विश्व में भी ये एक मैसेज देना चाहता है और विशेष रूप से पाकिस्तान को ये मैसेज देना चाहता है कि भारत के खिलाफ अगर किसी तरीके की भविष्य में कोई हिमाकत पहलगाम जैसी या वैसा ही कोई आतंकी साजिश रची गई तो इस बार का जो जवाब होगा वो पिछले सभी जवाबों से, पिछले 3 जवाबों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होगा, कहीं ज्यादा बड़ा होगा। और ये जो कार्रवाई अब अगली बार होगी जिसको कि हम कहते हैं न्यू नॉर्मल, ये जो न्यू नॉर्मल की तैयारी भारत कर रहा है। और यदि पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो पाकिस्तान के जो आतंक के ठिकानों को ही नहीं बल्कि इस बार उनके पनाहगारों को यानी कि पाकिस्तान की सेना को, वहां के एस्टेब्लिशमेंट को सीधा टारगेट किया जाएगा। और ये जो बात है, इस बात को भारत इंश्योर करने के लिए भी ये एक्सरसाइज कर रहा है। हालांकि जैसे कि मैंने कहा ये जो एक्सरसाइजेस हैं वो रूटीन स्तर पर की जाती हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज का विशेष महत्व इस संदर्भ में भी है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये मेगा ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। और इसका देखिए शिवम जी, एक बात मैं आपके दर्शकों के लिए अवश्य कहना चाहता हूं कि जब कभी भी कोई राष्ट्र इस तरीके की एक्सरसाइजेस करता है तो उसके द्वारा अपनी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, अपने जो सेनाओं के इंटीग्रेशन का जो लक्ष्य तो होता ही है, लेकिन इसका एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग भी होती है, इसकी एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन भी होता है कि जो एडवर्सरीज हैं वो सावधान हो जाए। मैं कह रहा हूं संजीव श्रीवास्तव जी, एक तो इसमें डर सर क्रीक को लेकर भी तो है। सर क्रीक वाला मामला जो है वो भी इसमें आ रहा है कि सर क्रीक को लेकर थोड़ा सा पाकिस्तान बेचैन हो जाता है। अब उस क्षेत्र के आसपास अगर आप करेंगे तो क्या वो डर का कारण है? पाकिस्तान के डर के कारण ही कारण है, क्योंकि पाकिस्तान तो जिसने जो उसके जो कृत्य होते हैं उसकी वजह से उनकी जो इनसिक्योरिटीज हैं वो बहुत रहती हैं। और भारत के को लेकर के तो पाकिस्तान के अंदर एक फोबिया है, एक भारत का भय उन्हें हमेशा सताता रहता है। और इसी भारत के और सरक्रीक भी उसमें एक भय का कारण है, तो कोई दो राय नहीं है। सरक्रीक में अभी जो हाल के समय में पाकिस्तान की जो गतिविधियां हैं उसके ऊपर भारत की बहुत पैनी नजर है। और इस तरीके के जो सरक्रीक का जो एक डिस्प्यूटेड इश्यू है उसको नजरअंदाज करते हुए यदि पाकिस्तान ने सरक्रीक में भी कोई हिमाकत करने की कोशिश की तो जैसा कि हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने बहुत पहले ही अभी हाल के समय में उन्होंने बयान में कहा था कि सरक्रीक को भी लेकर के भारत की जो तैयारियां बहुत रोबस्ट हैं और भारत यथोचित तरीके से, अप्रोप्रिएट तरीके से किसी भी हिमाकत को रिस्पॉन्ड करेगा। और उस संदर्भ में भी ये तैयारी की जा रही है। ये जो एक्सरसाइज है ये अक्रॉस राजस्थान और गुजरात की जा रही है, उसमें सरक्रीक का क्षेत्र भी, रन ऑफ कच्छ का जो एरिया है वो शामिल है। और जाहिर है कि उसके ऊपर भारत की पैनी नजर है। तो लेकिन जो जहां तक पाकिस्तान के फोबिया, डर इत्यादि की बात है तो वो भयाक्रांत रहता है। ऑपरेशन सिंदूर से भी भयाक्रांत है, जो कि जैसा कि हमारे पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं उन्होंने इस बात को वो भी उन्होंने माना कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी लगातार जारी है और ये निसंदेह जारी है। ये ऑपरेशन सिंदूर जो जारी है यही जो कारण है वो डर का, मुझे लगता है कि भाई भय का, कि भाई आगे कुछ ना कर लें। यूके देवनाथ साहब भी हमारे साथ हैं, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, उनके पास भी मैं जाना चाहूंगा, उनसे भी मेरे कुछ सवाल रहेंगे। ग्रुप कैप्टन देवनाथ जी, आप मुझे बताइए इस एक्सरसाइज को लेकर क्या कुछ एक आम जनता को समझाने के लिए कि भाई कितनी बड़े स्केल पर ये एक्सरसाइज हो रही है, किस तरीके के जहाज, किस तरीके के एयरक्राफ्ट्स, मैं सुन रहा हूँ राफेल, सुखोई, ब्रह्मोस, ये तमाम चीजें इसमें होंगी, लेकिन अगर सिंपल लेमैन लैंग्वेज में समझाना हो तो क्या कितने बड़े स्केल पर ये किया जा रहा है? शिवम जी, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि ये एक्सरसाइज जो है नियमित तरीके से हर साल होती है। ऐसा जैसे पाकिस्तान को लग रहा है कि शायद कोई खास वजह से भारत उनको धमकाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। हर साल में ये एक्सरसाइज किया जाता है। कभी कभी किसी खास वजह से, प्राकृतिक आपदा की वजह से अगर नहीं किया गया तो वो अलग बात है। कोविड के टाइम पे भी नहीं किया गया था।
तो हर साल में नहीं होता, तो 2 साल में तो डेफिनेटली कर लेते हैं। दूसरी चीज मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि जब भी भारत इस तरह की एक्सरसाइज करता है तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो द्विपक्षीय अंडरस्टैंडिंग है, हम पाकिस्तान को, हमारे डीजीएमओ पाकिस्तान के डीजीएमओ को 1 महीना पहले नोटिस दे देते हैं कि फलाना फलाना एरिया होगा, वहां पर हम इस तरह से एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, ताकि उभय पक्ष एक दूसरे पर गलती से कोई कार्रवाई ना कर दे। ठीक है शिवम जी, इस एक्सरसाइज के दौरान हम अपने सारे हथियारों को इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। इंटीग्रेट का मतलब मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, होता क्या है, जैसे नेवी है, एक सिंपल सी चीज है, कम्युनिकेशन सिस्टम। दर्शकों ने देखा होगा कि वॉकी टॉकी पे बात करते हैं, वायरलेस सेट पे बात करते हैं, तो नेवी के जो सिस्टम्स हैं, इक्विपमेंट हैं, हार्डवेयर हैं, वो जाहिर बात है थोड़ा अलग होंगे। एयरफोर्स के जो हार्डवेयर और हमारे जो इक्विपमेंट है कम्युनिकेशन के थोड़े अलग होंगे, ऐसा ही आर्मी का। तो इन तीनों को एक साथ एक फ्रीक्वेंसी पे किस तरह से चलाया जाए, ऐसा दरकार होता है कि नेवी अगर HF सेट का इस्तेमाल कर रही है तो हाई फ्रीक्वेंसी, तो हम भी उस वक्त HF सेट का इस्तेमाल करें। अगर एयरफोर्स VHF सेट का इस्तेमाल करते हुए हमारे फाइटर पायलट आपस में बात कर रहे हैं, तो नेवी के जो शिप के कमांडर हैं उनको एयरफोर्स के जो पायलट VHF में बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं शिप के साथ, नेवी के शिप के साथ, वो सुनाई देनी चाहिए VHF, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। इसी तरह से UHF सेट्स का भी इस्तेमाल होता है, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी का। अब एक और चीज मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये ऑपरेशन जो है हमारा एक्सरसाइज, ये पाकिस्तान सेंट्रिक नहीं है। ठीक है इसका इरादा पाकिस्तान को डराना नहीं है, इसका इरादा है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक साथ कैसे काम करेगी, इंटीग्रेशन। ठीक है यानी तीनों में जॉइंटमैनशिप कैसी हो, जब युद्ध की परिस्थिति में एक साथ कैसे काम करेंगे। तो ज्योग्राफिक, देखिए वो ज्योग्राफिक एरिया ही ऐसा बनता है कि अगर हमें एक नेवी की दरकार है तो हम यही एक्सरसाइज तमिलनाडु कोस्ट में भी कर सकते थे। ठीक है लेकिन वहां पर नेवी के साथ जब एयरफोर्स एक्सरसाइज करेगी तो आर्मी कहां से लाएंगे। और इसी तरह से अगर सिर्फ यही एक्सरसाइज अगर एयरफोर्स आर्मी के साथ करना चाहती थी तो हम ये एक्सरसाइज पंजाब में कर सकते थे, लेकिन वहां पर हम नेवी को कैसे लाएंगे। तो गुजरात का एरिया ऐसा एरिया पड़ता है जहां एयरफोर्स के साथ ये समझना पड़ेगा कि ये जो ऑपरेशन है, ये जो एक्सरसाइज त्रिशूल की जा रही है, इसमें एयरफोर्स प्राइमरी फोर्स है। तो वहां पर एयरफोर्स को नेवी का एलिमेंट भी मिल जाता है अरब सागर में, एयरफोर्स को आर्मी का भी एलिमेंट मिल जाता है जो कि गुजरात और राजस्थान में डिप्लॉयड है। ठीक है इस एक्सरसाइज में मैं बार बार ये एम्फसाइज करना चाहता हूं कि इस तरह की जो एक्सरसाइज होती है क्यों की जाती है, हर साल क्यों की जाती है। वो इसलिए की जाती है कि जैसे एक सिंपल सी चीज है कोडिंग, कि वहां पर जब भी कोई कम्युनिकेट किया जाता है कि आप दाएं जाओ, आप बाएं जाओ, जब एयरक्राफ्ट ये वार्तालाप कर रहे होते हैं अपने आर्मी के काउंटर पार्ट के साथ, तो कोडिंग की जाती है। तो ऐसा सुनिश्चित करना पड़ता है कि आर्मी जिस कोडिंग इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रही है वो एयरफोर्स की कोडिंग इक्विपमेंट में रीडेबल है, यानी एयरफोर्स का कोडिंग इक्विपमेंट आर्मी के कोडिंग इक्विपमेंट को समझे, यानी कि इंटीग्रेट किया जाता है एक तरीके से, और आप एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आपस में कम्युनिकेट करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि जो कमांड्स दिए जाएं वो सभी को, तीनों फोर्सेस को समझ में आए और तब एक्शन हो। ये तो मैं समझ गया। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, आगे आपसे और डिटेल्स में जाऊंगा, क्या क्या उसमें है, किस तरीके के हथियार, लेकिन पाकिस्तान अब ये क्यों कर रहा है जो पाकिस्तान कर रहा है, उसने भी अलर्ट जारी कर दिया, वो भी लाइव फायरिंग एक्सरसाइज करेगा नेवल, ये बात सामने आ रही है, ये उसका क्या कारण है? हाँ देखिए, होता यह है कि आप तो रूटीन बता रहे हैं, आप तो कह रहे हैं रूटीन है, हम पाकिस्तान पे कुछ नहीं करेंगे। पाकिस्तान नहीं मान रहा, मोहसिन जी नहीं मान रहे, वो कह रहे कि हमें भरोसा नहीं है भारत पर, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जी हाँ, होता यह है कि पाकिस्तान की नेवी भी हर साल हर 3 महीने पे, हर 6 महीने पर लाइव फायरिंग ड्रिल करती है। भारत, हमारा सौभाग्य है कि भारत में हमारा कोस्टल लाइन बहुत लंबा है। हाँ। अगर हम देखें गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इधर केरला, उधर तमिलनाडु, फिर आंध्रा, उड़ीसा, बंगाल तक हमारा कोस्ट लाइन है। अंडमान निकोबार में भी हमारे पास एरिया अवेलेबल है नेवल ड्रिल्स करने के लिए। पाकिस्तान को दिक्कत क्या आती है कि उनका मकरान कोस्ट बहुत छोटा है, बस कराची से शुरू किया, ग्वादर पे खत्म हो गया।
तो कोई भी दुनिया की नेवी है वो साल में हर 3-3 महीने में 6-6 महीने में एक्सरसाइज करती है। दुनिया की कोई भी नेवी हो, ठीक है। अब बांग्लादेश की नेवी भी करती है। अब पाकिस्तान को जब एक्सरसाइज करना पड़ेगा तो करना तो वहीं पड़ेगा, कराची के पास, मकरान कोस्ट पर और ग्वादर के पास। नहीं, पर तो दोनों एक साथ कभी करती हैं क्या, मतलब सेम टाइम पर ऐसा होते देखा है? हाँ, मैं बताना चाहता हूँ, होता यह है कि दोनों एक्सरसाइज एक साथ क्यों हो जाती है, इसका कारण दर्शकों को बताना बहुत ही रुचिपूर्ण है। क्या होता है कि जब भी एक देश कोई एक्सरसाइज करता है तो दूसरा देश उस एक्सरसाइज को भांपने की कोशिश करता है कि यार ये जो मेरा जो प्रतिद्वंदी देश है, ये जो एक्सरसाइज कर रहा है, किस तरह की इक्विपमेंट है, किस तरह की फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहा है, क्या इनकी मैनूवर्स होती हैं, क्या इनकी टैक्टिक्स होती हैं। तो दूसरा देश भी अपने एसेट्स को डिप्लॉय कर देता है। तो जैसे पाकिस्तान की नेवी ये एक्सरसाइज कर रही होगी, एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि जैसे अगर आप इनके नेवल ऑर्डर को देखें तो लगता है कि हमारे एक्सरसाइज त्रिशूल के साथ ओवरलैप कर रहा है। अच्छा। अरेबियन सी में ऐसा होता नहीं है। दो उभय पक्ष के जो नेवी के एडमिरल्स हैं वो आपस में बात करके तय कर लेते हैं कि अरब सागर में इस लाइन के उस तरफ पाकिस्तान की नेवी रहेगी और अरब सागर में इस लाइन के इस तरफ इंडियन नेवी रहेगी, ताकि गलती से एक दूसरे से झड़प ना हो जाए। या जैसे कोई वेपन फायर किया गया तो देखिए, वेपन तो रडार कंट्रोल होते हैं, कई बार लेजर गाइडेड होते हैं, कई बार इंफ्रारेड गाइडेड, तो ऐसा ना हो कि गलती से मिक्सिंग हो जाए, इंटरमिंगलिंग हो जाए और तो एक का वेपन गलती से दूसरे के एसेट को हिट कर दे। तो पाकिस्तान की नेवी भांपने की कोशिश कर रही है कि इंडियन नेवी क्या कर रही है। देखिए क्या होता है, मैं बताता हूं। जैसे इंडियन नेवी वहां अरब सागर में कर रही है। अब मैं खुद एक्सरसाइज मैं नलिया से ऑपरेट करता था, उस जमाने की बात कर रहा हूं, MiG-23 उड़ाता था। तो नेवी रिक्वेस्ट करेगी कि भाई अरब सागर में, उत्तरी अरब सागर में जामनगर के पास 300 किलोमीटर दूर इस तरह से एक एनिमी का शिप है। ठीक है। तो नॉर्मल एक्सरसाइज में हमारी नेवी का ही एक शिप जो है वो दुश्मन का शिप बनकर जामनगर के पास पोरबंदर से 300 किलोमीटर दूर डिप्लॉय होता था। फिर नेवी एयरफोर्स को रिक्वेस्ट करती थी कि उसको हमला करो। तो मैं खुद टेक ऑफ कर चुका हूं नलिया से, ओपन सोर्स है, कोई सीक्रेट नहीं है। ठीक है। और फिर नलिया से नेवी हमें डायरेक्ट करती थी। नेवी का एक टोही विमान था उस जमाने में, TU-131, TU-141, वो हमें वायरलेस पर बोलता था कि अब दुश्मन का शिप आपके सामने 150 किलोमीटर रह गया है, अब दुश्मन का शिप आपके सामने मात्र 100 किलोमीटर है, अब दुश्मन का शिप आप, जैसे हम MiG-23 में 4 MiG-23 बॉम्ब्स लेके जा रहे हैं, सिमुलेटेड बॉम्ब्स, तो वो बोलेगा अब दुश्मन का शिप आपके सामने 50 किलोमीटर दूर है, थोड़ा सा राइट को, 20 डिग्री राइट को। फिर हम वो अपनी नेवी के शिप पे ही अटैक कर। अब पाकिस्तान की नेवी क्यों एक्सरसाइज कर रही है अभी, उसका कारण बता रहा हूं। जब हम लोग ये सब कर रहे हैं, पाकिस्तान की नेवी जो है अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को एक्टिवेट करती है, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट सिस्टम को एक्टिवेट करती है। जिस फ्रीक्वेंसी में हमारी नेवी के शिप बात कर रहे हैं उसको मॉनिटर कर, जिस फ्रीक्वेंसी पे हमारी एयरफोर्स के पायलट आपस में या नेवी के साथ बातचीत कर रहे हैं, वो TU-141 होता था हमारे जमाने में, आजकल वही काम P-8I करते हैं। एयरफोर्स के पायलट को बोलना कि अब टारगेट आपके सामने 200 किलोमीटर है, थोड़ा सा राइट, 10 डिग्री राइट, ये आजकल P-8I करते हैं। तो वो पाकिस्तान की नेवी क्यों आ गई अरब सागर में, इन फ्रीक्वेंसीज को मॉनिटर करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, ताकि उनको आइडिया हो जाए कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी किस तरह की टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो जैसे ये भापने के लिए, ये भापने के लिए, ये भापने के लिए, और इतना सरल है क्या? मोहसिन रजा खान साहब, आप मुझे बताइए, इतना, ये तो बड़ा सिंपल इन्होंने बताया कि भारत हर बार करता है और हर बार ऐसा किया जाता है, आप लोग भी करते हैं रह रह कर, और इस बार मुझे नहीं लगता उतना कोऑर्डिनेशन है क्योंकि हमारी बातचीत उतनी नहीं है। हाँ, डीजीएमओ की तरफ से बता दिया गया होगा कि हम एक्सरसाइज करते हैं, ये हमारा एरिया है, लेकिन इतना करीब करना एक्सरसाइज, हालांकि डिफेंस एक्सपर्ट ज्यादा बेहतर इसमें समझेंगे, लेकिन इतना करीब करना एक्सरसाइज और वहां पर नेवल एक्सरसाइज, ये थोड़ा सा क्लैश को बढ़ावा देना पाकिस्तान की तरफ से नहीं हो जाएगा? फिर आप कहेंगे कि भारत से लड़ाई हो गई। देखिए, भारत की 3 अफवाज है, नेवी है, आर्मी है और एयरफोर्स है। जबकि पाकिस्तान की खाली नेवी जो है वो वहाँ पे अपने आप को अलर्ट किया उसने, और भारत की इतनी बड़ी, आप कह रहे हैं त्रिशूल भी है और
फलां भी है और राफेल भी है। तो आपको क्या परेशानी है अगर पाकिस्तान की नेवी ने अपने आप को अलर्ट किया है उस इलाके में, अगर वो अपने दफाई निज़ाम को बेहतर कर रहे हैं और वो नहीं चाहते कि भारत जो है किसी भी तरह की कोई गलती इस इलाके में करे, क्योंकि भारत के अज़ाइम को किसी को पता नहीं है कि वो क्या करेगा। मोदी साहब की जिस तरह बेइज्जती हो रही है आलमी सतह पे, जिस तरह उन्हें ट्रम्प साहब बार बार याद दहानी करा रहे हैं कि आपके 7 जहाज गिर गए, और वो बाकायदा इशारा करके बता रहे हैं कि किस तरह जहाज गिरे हैं। तो ये सारी सूरत जो है आप लोगों के लिए बड़ी परेशानी का बायस है। और आप मोहसिन साहब, आपको एक बात बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप की तबीयत ठीक नहीं है आजकल, ये चल रहा है बहुत कि भाई वो कहाँ कुछ कहते हैं कहाँ निकल जाते हैं, ये बड़ी दिक्कत है वहां पर। वो पहले ना बाइडेन का मजाक उड़ाते थे कि भाई देखो, उससे प्रेस वाले सवाल पूछते हैं कि भाई आप कौन सी आइसक्रीम खा रहे हैं, तो बताते हैं चोको चिप वाली कुकी है, इसमें ये है वो है। आजकल वो सेम चीजें वो करने लगे हैं, पता लगा उनको भी थोड़ी सी बीमारियां हैं। हालांकि हम भी बड़ी इज्जत करते हैं कि चलो प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हैं, भारत के बड़े अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन कभी आप उनके ट्वीट देखेंगे तो मोदी को दोस्त बोलते हैं, वो तमाम चीजें उनको भी पता है भारत की जरूरत है, आपका तो इस्तेमाल किया जाता। अच्छा मुझे ये बताइए, आपके आर्मी चीफ क्यों मिलने जाते हैं वहां पर? आपके जो सदर हैं वो लोग जाएं, आपके प्राइम मिनिस्टर जाएं, वो मुलाकातें करने जाएं ना। हमारे आर्मी चीफ तो कभी मिलने नहीं जाते डोनाल्ड ट्रंप से, या किसी और देश का आर्मी चीफ कभी किसी देश के प्रेसिडेंट से मिलने नहीं जा रहा। या तो आप कबूल लें आपके देश में तानाशाही है, यानी डिक्टेटरशिप है। हमारी कोई बेइज्जती नहीं हो रही, हम बड़े बड़े मंचों पर जाके, प्लेटफॉर्म्स पर जाके पैसे की भीख नहीं मांग रहे, हमें पैसे दे दो। आप ये कर रहे हैं साहब। भाईजान आप फिक्र न मत करें कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को जो है ये ऑपरेशन सिंदूर में भारत की शिकस्त के बाद व्हाइट हाउस बुलाया गया है। फील्ड मार्शल इज्जत आसिम मुनीर जो है फील्ड उनको पूरी दुनिया में एहतराम की निगाह से देखा जा रहा है। उनकी कदर मंजिल पड़ी है। जिस तरह आपके दावे हैं कि आपकी ने पाकिस्तान में घुस से मारा और आपने फलां एयरपोर्ट तबाह कर दिए, ये आपके दावे हैं, जबकि दुनिया को पता है कि आपको जंग में शिकस्त हुई है और आपके साथ जहाज गिरे हैं। अच्छा, ये इस सारे सिनेरियो के बाद जो है आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में जो है ऑपरेशन सिंदूर जो आपका था और ऑपरेशन मरियानुल मखसूस जो कि पाकिस्तान ने शुरू किया था, उसमें जो भारत को पाकिस्तान ने शिकस्त दी थी। क्या दी? अच्छा मतलब बताइए ना साहब, क्या दिया उसने, क्या किया? मसूद जो भी है वो बुरहान अल मसूद जो कहा जाता है, उसमें क्या कर लिया? आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि आप बैठे हैं इंडिया में। क्यों समझ नहीं आएगा? मैं समझदार हूं इसलिए। मुझे क्यों समझ नहीं आएगा? मैं पढ़ा लिखा हूं इसलिए, या फिर मैं सच बोलता हूं इसलिए? मैं आपको बताता हूं आपका क्या गया। आपका नूर खान गया, नूर खान पे हमला हुआ। आपका शोरकोट या फिर रफीकी कह लीजिए, वो आपका गया, वहां पर हमला हुआ। मुरीद एयरबेस वो गया चकवाल में। सरगोदा पर हमला हुआ आपके। जकोबाबाद एयरबेस पर आपके हमला हुआ। रहीम यार खान एयरबेस पर आपके हमला हुआ। और कितने ट्रेनिंग कैंप, टेररिस्ट कैंप आपके हमने हिट किए, जिन्हें आप कह रहे हैं कि नहीं भाई यहां पर तो मजहबी तालीम दी जाती है, आतंकियों को पालते हैं मजहबी तालीम दे दे के। आपका ये मैंने आपको बताया ना क्या क्या कुछ हुआ। आप हमें बताइए ना हमारे कितने तैयारे गिर गए। तैयारे मैं दर्शकों को बता दूं, पाकिस्तान में जेट्स को तैयारे बोला जाता है। अब आप बताइए। आपको ये पता है कि नूर खान एयरबेस जो है पाकिस्तान में वीआईपी मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, वो एक दिन के लिए बंद नहीं हुआ। ये आपको किसने बता दिया कि नूर खान हिट हुआ, शोरकोट हिट हुआ, बिल्कुल सब तस्वीरें दिखाई हैं साहब आपको हमने तस्वीरें दिखाई, सब कुछ दिखाया, ओपन सोर्स पर सब कुछ अवेलेबल है। आपकी एक तस्वीर सामने नहीं आ रही। अब तो मान लीजिए ना कि हार गए फील्ड मार्शल, हमने छोड़ दिया उसको जंग को आगे। आप लोग डोनाल्ड ट्रंप के पास गए थे, उनके पास कि भाई जंग रुकवा दो, ये हमसे और नहीं लड़ा जा रहा। और डोनाल्ड ट्रंप को आप नोबेल प्राइज के लिए आप क्यों करते हैं उनको प्रमोट? आपको क्या जरूरत पड़ी है, ये मुझे बताइए ना। अच्छा आप अगर शांति
नहीं, आप जीत गए, चलिए आप बोल रहे हैं आप जीत गए, तो फिर आप डोनाल्ड ट्रंप को क्यों जा रहे हैं नोबेल प्राइज देने? आप कहते हैं ना उन्होंने सुलह कराई, वो तमाम चीजें कराई, इसका मतलब आप ही तो गए थे पहले डोनाल्ड ट्रंप के पास। पाकिस्तान ने ही तो अप्रोच किया ना डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई ये जंग रुकवा दो, भारत से बोल दो, वो चीजें कर दो। ये आपने किया। आप ही चाहते हैं नोबेल प्राइज मिले, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, ये बताइए। हम तो चाहते हैं कि ट्रंप जो है पाकिस्तान के साथ जिस तरह खड़ा है और जिस तरह वो भारत को पूरी दुनिया में एक्सपोज कर रहा है कि हमारा जो है इंडिया डेली टीवी भी तस्लीम नहीं कर रहा कि भारत के 7 जहाज गिरे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं साहब, जो है सदर ट्रंप जो है उसको बार बार याद कराते हैं, इंडिया को बार बार याद कराते हैं कि आपको क्या मई की जंग में आपके साथ हुआ था। ये सारी बातें मोहसिन साहब, मैं आपको बताऊं, आप आज की डिबेट छोड़िए, आप कल की डिबेट, परसों की डिबेट जब भी आएगा, आप वो तस्वीरें ले आइएगा। आप अपनी इंटेलिजेंस को बोलिएगा हमें वो तस्वीरें दे दें, कौन से तैयारे गिरे और तैयारे कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते। अब ये AI जनरेटेड वो नहीं होना चाहिए, ये आप कोशिश पूरी करिएगा, वो आप तस्वीरें हमें दिखा दीजिए। और मैं आपको बता रहा हूं कि आपने डोनाल्ड ट्रंप के पास जाकर बोला कि भाई युद्ध रुकवा दो, आपकी इज्जत बच गई। भारत खत्म कर सकता है अगर चाहे तो, पाकिस्तान का ऑलमोस्ट सारे एयर बेसेस आपके उड़ा देंगे, साफ कर देंगे। आपने जाना 23 मिनट तक आप ब्लॉक थे, आपकी एयर डिफेंस फेल हो गई, पाकिस्तान फेल हो गया, चीन परेशान हो गया, आपको चीन सैटेलाइट मॉनिटरिंग दे रहा था, आपको तुर्की मदद दे रहा था, भारत के साथ कोई भी खड़ा नहीं हुआ था। और यूएस चाहे आपके साथ आए, पहले भी आया था 71 की जंग में भी, आपको याद होगा यूएस आया था, तो हमारे पास भी रशिया है, आप ये इतने हल्के में मत लीजिएगा, रशिया है। अब तो चीन भी साथ आ गया है भारत के, अगर आप देखें चीन को आप भी दरकिनार कर रहे हैं, आप अमेरिका के साथ ज्यादा आ रहे हैं। एक काउंटर इसका मैं ले लेता हूं, देवनाथ जी आपके पास मैं पहले आना चाहता हूं। ये कहते हैं तैयारे गिर गए, तैयारे गिर गए, और इसको लेकर जो जीतने वाले दावे किए जाते हैं, देवनाथ जी पहले आपका पॉइंट। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है मोहसिन रजा जी, ध्यान से सुने। जब इनकी DG ISPR की ब्रीफिंग हुई 10 मई 11 मई को, सबसे इंटरेस्टिंग चीज थी कि उन्होंने DG ISPR की ब्रीफिंग में 2 रफाल क्रैश दिखाए, ये बोलने के लिए कि भाई ये तो क्रैश हो गए इंडियन एयरफोर्स के, क्योंकि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने गिरा दिए। अब शिवम, उसमें इंटरेस्टिंग चीज थी, जब उनकी स्टडी की गई तो एक जाहिर बात है, सत्य है, दोनों ही क्रैश जो फोटो थे DG ISPR की ब्रीफिंग में, दोनों ही रफाल के थे। एक रफाल तो निकला इंडियन एयरफोर्स का, कोई शक नहीं है, क्रैश हुआ, और हम ओन अप करते हैं कि वो हमारा रफाल है, इंडिया का क्रैश हुआ। लेकिन वो 2 साल पुराना क्रैश था इंडियन एयरफोर्स का। नॉर्मल क्रैश होते रहते हैं एयरफोर्स के फाइटर विमान, ठीक है, यानी ऑपरेशन सिंदूर में नहीं क्रैश हुआ था। हाँ। दूसरा रफाल जब हमने स्टडी किया तो पता लगा ये तो कतार की एयरफोर्स का रफाल है। उनकी एयरफोर्स का अरब सागर में, वहां सैंड बीच में कहीं पे अबू धाबी के पास प्रैक्टिस करते वक्त गिर गया, दोहा के पास प्रैक्टिस करते वक्त क्रैश हो गया था। उनके पास भी रफाल हैं, उसका फोटो DG ISPR ने चश्मा कर दिया। तो ठीक है, मोहसिन रजा साहब की मैं इज्जत करता हूं, लेकिन नहीं इज्जत तो हम भी करते हैं, लेकिन क्या करें, वो जो आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, आपको ये याद होगा यूके देवनाथ जी, पहले आके बोल रहे थे 2 गिरे, फिर 4 बोला, फिर आके 6 बोलने लग गए, फिर 7 बोलने लग गए, वो नंबर्स इतने ज्यादा चेंज हो गए। और बिल्कुल ऐसे ही बाकी मेहमानों के पास भी मैं चलूं कि भाई जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के बयान जो हैं वो पलटते हैं, अपने फैसलों को जिस तरीके से वो पलटते हैं, उनका बहुत मजाक बनता है आजकल अमेरिका में कि भाई किस कदर वो अपने फैसले पलट लेते हैं। और जो वो कर रहे हैं, वहां की आप कह लीजिए, वहां की कोर्ट्स, वहां के लोग सब परेशान है कि व्यक्ति कितना पलटू है, कितना कोई पलट सकता है। संजीव जी के पास भी मैं जाना चाहूंगा। अच्छा ठीक है, शिवदान जी पहले आप अपना आर्ग्यूमेंट अगर कुछ देना चाहें, पहले आप अपनी बात को रख लीजिए मिलिट्री पर्सपेक्टिव से। मैं रजा साहब को बताना चाहता हूं कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने आपका जो चीन से आया हुआ एयर डिफेंस सिस्टम था उसको पूरी तरह नाकाम कर दिया था, जिसके कारण आपकी कोई भी ड्रोन, कोई भी मिसाइल, आप कोई प्रूफ हो तो बताइए कि आपने, हमारे ड्रोन ने, मिसाइल ने हमारे देश में ये नुकसान पहुंचाया था। और हमारे पास आपके जो 11 जो आतंकी कैंप बर्बाद हुए हैं उनका फोटोग्राफ से हमारे पास प्रूफ है। और इसके अलावा हमने जो भी आपके एयरफील्ड जो बर्बाद किए थे, आपके प्रधानमंत्री ने फौरन
उनको रिपेयर के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है उन एयरफील्ड्स के। तो ये सब प्रूफ है कि भारत ने कितना डैमेज पहुंचाया। मैं यही कहूंगा आपको एज ए पत्रकार कि आप अपने देश को शीशा दिखाइए, मिरर दिखाइए कि भारत जैसे बड़े शक्तिशाली देश से आप भिड़ेंगे तो आपका हादसा यही होगा। आप एक भी लड़ाई जीते हो, अब ये इंडिपेंडेंट दिमाग से सोच के बताइए, तो देश को मैं मान सकता हूं कि पाकिस्तान कुछ कर सकता है। इसलिए आप पत्रकार होने के नाते अपने देश को बर्बादी से बचाइए और अपने देश सरकारों को बताइए कि किस प्रकार भारत ने हर बार आपको हार दी है और इसके द्वारा हमारा कितना फाइनेंशियल लॉस हुआ है। हाँ, एक मोहसिन साहब आपका जवाब, आप क्योंकि आपको ज्यादा मैं चाहता हूं मौका मिले और सबकी आर्गुमेंट्स हैं, आपके भी आर्गुमेंट्स आने चाहिए, फिर संजीव जी आपका। वो कह रहे हैं कि भाई कौन सी जंग आपने जीती है, ये भी तो एक सच है, एक आईना दिखाना। पर शिवदान जी मैं कहूंगा उनको रिस्क में मत डालें, वहां पर भी खतरा है ना। एक पत्रकार है, पत्रकार के कितना खतरा होता है वो मैं जानता हूं, जान का रिस्क लेके थोड़ी ना फौज के खिलाफ जाएंगे। मोहसिन साहब आप सुरक्षित रहिए, ये मेरी दरख्वास्त है आपसे। आप सोच के ही बोलिएगा, पत्रकार हम हैं, हम सच बोलते हैं, लेकिन फिर भी सोच के। मेरा ख्याल है कि आप सब लोग जो हैं वो अपने आप को अंधेरे में रखना चाहते हैं और ख्वाबों ख्यालों की जन्नत में रहना चाहते हैं। तो लाइट ऑन है, मैं क्या कर सकता हूँ? लाइट ऑन है मोहसिन साहब, लाइट ऑन है। मैं आपके हक में दुआ कर सकता हूँ, अल्लाह ताला आपकी आंखें खोले, आपकी जहन खोले, आंखें भी खुली हुई जो भारत को शिकस्त हुई है। आप देखें कि राहुल गांधी भी, मैं कह रहा हूं कि एयरबेस ना खोले हमारे, सवाल कर रहे हैं। राहुल गांधी भी अब मोदी जी से सवाल कर रहे हैं कि आप ट्रम्प के आपको राहुल गांधी अच्छे लगते हैं? आपको मोहसिन रजा जी राहुल गांधी अच्छे लगते हैं? नहीं, मुझे तो आप अच्छे लगते हैं। अरे क्या मोहसिन जी, ऐसे तो डिबेट ही नहीं हो पाएगी। आप ये आपने तो मेरे खिलाफ ही ऑपरेशन कर दिया। ठीक, आप अपनी बात रखिए, बात रखिए, बोलिए चलिए। तो देखें, इंडिया में भी जो सियासतदान है वो इस पे बात कर रहे हैं और बार बार मोदी जी को कह रहे हैं कि आप ट्रम्प जो बयान दे रहे हैं इसका जवाब दें। लेकिन मोदी जी को जैसे चुप लग गई है और वो इस पे कोई बात करना नहीं चाहते। और ये अब ये त्रिशूल को ले हैं, आप जो कुछ भी करें, अगर आपने कोई भी गलती की इंडिया ने तो इंडिया को दोबारा ऐसा सबक सिखाया जाएगा। नहीं, ठीक है कि फिर आप जो है खुद अपनी जबान से कहेंगे कि वाकई हमारे साथ बहुत बुरा हो गया है। और हमने, लेकिन मैं आपको बात ये भी कहता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया के साथ या किसी भी देश के साथ जंग नहीं चाहता और हम चाहते हैं कि सारे मुल्क अमन से रहें और अमन और शांति में ही हमारी तरक्की का राज है। मैं बताऊं आपको इसका तरीका क्या है जंग ना चाहने का। इंडिया कभी आप पे वार नहीं करेगा। आपके वहां पर जितने भी टेररिस्ट कैंप्स हैं उनको आप हटा दीजिए। अगर आप नहीं हटा पा रहे हैं तो आप हमसे डील कर लीजिए, हम जाके हटा देंगे। आप उनको हटा दीजिए और कभी भारत पाकिस्तान की लड़ाई नहीं होगी, ये मैं आपको लिख के देता हूं। अभी आजकल आपके वहां से बोलते हैं ना कि बात करो, बात नहीं करते, आपने बात खत्म कर दी है। मैं कहता हूं आप उनको हटा दीजिए, फिर हमें कोई अंदर स्ट्राइक ना करना पड़े। बाकी हमें आप क्या बताएंगे। और दूसरा, विपक्ष को लेकर मैं बोलूं, जो इंडियन मोहसिन साहब, जैसे आपके देश में भी जो आपकी सरकार है तो आपका भी वहां ऑपोजिशन होता है, तो ऑपोजिशन इस तरीके की बयानबाजी करता है, वो नेशनलिस्ट थॉट प्रोसेस आपके साथ मैच नहीं करती। अब हमारे यहां विपक्ष जो कह रहा है वो तो चाहते हैं कि भाई हम भिड़ जाएं, मोदी जी भिड़ जाएं और लड़ाई हो जाए हमारी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, हमारा रिश्ता खराब हो जाए। हमने बहुत संयम दिखाया, हमने रिश्ते खराब नहीं किए। संजीव श्रीवास्तव जी, अब आपका आर्ग्यूमेंट, रिश्ते, डिप्लोमेसी, पाकिस्तान, अमेरिका, ये तमाम चीजें हैं। और मोहसिन रजा खान जी ने राहुल गांधी को भी याद कर लिया, ये तमाम चीजें, इन पर आपकी क्या टिप्पणी? देखिए, मोहसिन रजा खान तो आर्गुमेंट कर नहीं रहे हैं, वो तो कुतर्क कर रहे हैं, बेइज्जती की बातें कर रहे हैं। बड़े पत्रकार हैं, पूरा जीवन पत्रकारिता में बिताया है। 1947-48 में हमने क्या किया पाकिस्तान के साथ, 65 में क्या किया, 71 में क्या किया, कारगिल में क्या किया, सब उन्हें पता है। उसके बावजूद भी वो बेइज्जती किसकी हुई है उन्हें पता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो भारत की बेइज्जती की बात कर रहे हैं। अभी हमने 3 एंटी टेरर स्ट्राइक्स पाकिस्तान में घुस करके किए हैं।
उसमें भी पाकिस्तान को शिकस्त ओवर शिकस्त ओवर शिकस्त, जिसको कहते हैं ना, डिफीट ओवर डिफीट ओवर डिफीट का सामना करना पड़ा है। सारे एयरबेस तबाह कर दिए आपके, 11 के 11 एयरबेस आपके जो प्रमुख एयरबेस थे। उसके अलावा जो आपके जो आतंक के जो मरकज को मिट्टी में मिलाया, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वायदा किया था मधुबनी बिहार में। तो ये जो आज का ये जो बदला हुआ भारत है, वो जाहिर है कि 26/11 का भारत नहीं है। ये आज का प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का नया भारत है, और वो आतंकवाद के विरुद्ध हो या पाकिस्तान की हिमाकतों के विरुद्ध हो, अपनी तैयारियां पूरी करके रख रहा है। और हम भविष्य के ऑपरेशंस के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जैसा कि हमारे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने और हमारे एयर चीफ ने भी हाल के समय में कहा था, एयर चीफ मार्शल सिंह साहब ने, कि भविष्य में जो भी आतंकी अगर कोई कार्रवाई होगी पाकिस्तान की तरफ से, कोई साजिश होगी, तो उसका जो जवाब है वो पूरे पाकिस्तान के इतिहास और भूगोल का जो पूरा जो नहीं, हम तो संजीव जी बदलने की बात हाँ, मैं ये कहता हूं तो कि हमने तो टेररिस्ट कैंप्स को अटैक किया था, हमने इनको बोला भी था कि हमारा जो निशाना है वो आतंकवादी हैं, आप रिस्पॉन्ड ना करें, अगर गलती करेंगे तो फिर वो एस्केलेट होगा, वो आप ही की गलती होगी। इन्होंने वो गलती करी, इसका मतलब हैंड इन ग्लव्स विद द टेररिस्ट। ये बार बार बेइज्जती की बातें कर रहे हैं कि आपकी इज्जत चली गई, बेइज्जती हो गई। ओसामा बिन लादेन जब पाया गया था आपके टेरिटरी में, तो आपकी इज्जत कहां थी उस समय, जरा बताएंगे? हर वर्ष 24 बार आप भीख का कटोरा लेकर के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सामने पहुंच जाते हो, उस समय कितनी इज्जत रहती है आपकी, जरा बताएंगे? तो ये भारत से तुलना करना छोड़ दीजिए। भारत का जो सेंट्रिक अप्रोच है, भारत का जो फोबिया और भय जिसके के अंदर आप 24 घंटे रहते हैं, उसको जब तक आप त्यागेंगे नहीं तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। ये बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। आपके पहले भी 2 टुकड़े हो चुके हैं, अपने अंदर को संभाल लीजिए, पश्तूनों को संभालिए, बलूचों को संभालिए, सिंधियों को संभालिए, और हमारे कश्मीरियों को वापस दीजिए, वो टेरिटरी हमारी है। बिल्कुल, जब तक ये आप करेंगे नहीं तब तक पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। नहीं तो अल्टीमेटली शिवम जी मैं कहना चाहता हूं कि इनका जो एकमात्र प्यारा प्रोविंस पंजाब प्रोविंस और एकमात्र प्यारा सेक्ट सुन्नी सेक्ट ही बचेगा उनके पास, वहां के हुक्मरानों के पास, से सब अलग अलग हो जाएंगे। ये बात भी, ये सिनारियोस के ऊपर भी आप सोचिए। लेकिन फिर वो भारत पर आरोप लगा देंगे ना, होगी तब इसके बारे में सोचिएगा। जब ऐसा होगा तब कितनी बेइज्जती होगी उसके बारे में सोच लीजिए। बिल्कुल, पर ये आरोप लगाते हैं हर चीज का भारत पर। कर्नल शिवदान जी, है सब कुछ क्या भारत करा रहा है जो पाकिस्तान में हो रहा है? कि भाई इनका अफगानिस्तान से भी हमने करवा दिया, BLA से भी हमने करा दिया, इनका जो उस तरफ जो कश्मीर कब्जा के बैठे हैं वहां भी हम ही करा रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा, हर जगह, बलूचिस्तान, सिंध, हर जगह हम ही कर रहे हैं, मतलब देखिए सर्वत्र हैं हम। 1947 से लेके आज तक पाकिस्तान में मिलिट्री डिक्टेटरशिप चल रही है। कभी पर्दे के पीछे होती है, कभी पर्दे के आगे होती है। 7 बार आगे आ चुकी है, बाकी पर्दे के पीछे चल रही है। वहां की सेना केवल ये सोचती है कि किस तरह दूसरों पे कब्जा किया जा सके। इसी पॉलिसी के कारण इन्होंने केवल पंजाब प्रांत को पूरी प्रेफरेंस दी है, बाकी प्रांतों को कोई प्रेफरेंस नहीं दी, उनको नेग्लेक्ट किया है और उन्हें विद्रोह की आवाज उठी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बांग्लादेश बनने का था। बांग्लादेश जिस देश के अंदर दूसरा डिवीजन हो चुका है, उस देश में पूरी सोच करनी चाहिए थी, विचार करना चाहिए था कि इस कारण क्या थे, क्यों पूरे देश में बांग्लादेश का निर्माण हुआ और क्यों बलूचिस्तान अलग होना चाहता है, क्यों खैबर पख्तूनख्वा अलग होना चाहता है। जब इन बातों पर विचार करें तो इनको पता लगेगा कि हमारी क्या गलतियां हैं और क्या हमारा इरादा है। आजकल बांग्लादेश को बड़ा प्यार आ रहा है वापस, आजकल बड़ा प्यार आ रहा है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जिस प्रकार इन्होंने अफगानिस्तान से मांग की है कि हम आपके अंदर जो TTP कैंप है उनको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, क्या यही अधिकार ये भारत को देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादी कैंप चल रहे हैं वहां तक हमें जाने की इजाजत दी जाए। ठीक है, और हम जाकर के वहां पर आखिरी के कुछ मिनट है मोहसिन रजा खान, आप जवाब देना चाहें तो आप दे सकते हैं। ये बिल्कुल अच्छा पॉइंट है, मेरे मन में भी आया था। आपने अफगानिस्तान से जब डायलॉग किया तो आपने कहा कि भाई हमारा रिश्ता अच्छा हो, वहां पर शांति हो, यानी पीस हो, और हमें अधिकार दिया जाए, ये राइट दिया जाए कि हम TTP के कैंप्स पर या उन पर हम वहां पर डायरेक्ट अटैक करें। अफगानिस्तान ने मना कर दिया। आप भारत को अलाउ करेंगे अगर हम कहेंगे ठीक है हम आपसे बात करेंगे लेकिन हमें टेररिस्ट कैंप्स पर अटैक करने का आप परमिशन दे दें? देखिए, सबसे अच्छी बात जो है, पाकिस्तान को मालूम है कि इंडिया जो है अफगानिस्तान में TPP के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने
अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात किए, उन्हें बार बार ये बताया कि आपके यहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी हो रही है। पाकिस्तान ने सबूत दिए, पाकिस्तान ने मैप दिए उन्हें, लेकिन कार्रवाई न होने के बावजूद आखिरकार पाकिस्तान ने उन कैंपों के खिलाफ कार्रवाई की और पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने वो कैंप पे तबाह किए। हम भी कहते हैं कि अगर आपके पास कोई सबूत है, हाँ। अभी तक तो आप पहलगाम का सबूत भी नहीं ला सके। आप पहलगाम के वाक़े को इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं, आप इलेक्शन के मौके पर ऐसा माहौल, जंगी माहौल पैदा करते हैं। ये आपकी एक स्ट्रेटजी है मोदी साहब की कि हर इलेक्शन के मौके पर नहीं, पहलगाम में कौन सा, पहलगाम को लेकर कौन सा इलेक्शन था? बनाते हैं। नहीं, यहाँ पर पिछली दफा पहलगाम कौन सा चुनाव था, कौन सा इलेक्शन था? अगर आप कह रहे हैं वहां पर हमने करवा दी, कैसे करवा दिया? ये तो आप गलत बयान ही कर रहे हैं। अगर आप टीआरएफ की बात करें, लश्कर तैयबा का ऑफशूट माना जाता है उसका। लश्कर तैयबा आपके यहाँ पे है ना, आप तो उनको पाल रहे हैं। हाफिज सईद को आपने हीरो बना के वहां पर रखा हुआ है। नहीं, लश्कर तैयबा को तो आपको पता है, नहीं पता कि काफी ऐसा हो गया, लश्कर तैयबा बैन हो चुकी है। अब सईद जो हाउस अरेस्ट है और कोई ऐसी कार्रवाई नहीं है, लेकिन आपका खौफ खत्म नहीं होगा। हाउस अरेस्ट तो आपने प्रोटेक्शन में रखा हुआ है उनको साहब, आपने प्रोटेक्शन में रखा हुआ है। ऐसा है उसे खत्म नहीं होता। मैं कह रहा हूं हाउस अरेस्ट को हाउस अरेस्ट मत बोलिए, आप प्रोटेक्शन में रख रहे हैं आतंकवादियों को, और जब तक आप ये नहीं छोड़ेंगे आप बर्बाद होते रहेंगे। जब तक आप अपने देश को फौज से हटाएंगे नहीं, आपके पास पैसे भी नहीं होंगे, आप गुर्बत में रहेंगे, गरीबी में रहेंगे। इससे बाहर आइए, ये बहुत जरूरी है। भारत पर आरोप लगाते रहेंगे, भारत से एंगेज होते रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। अभी भी ये सुधरने की जो समय है वो बहुत जरूरी है। ये आंखों में जो पर्दा, जो संजीव जी भी कह रहे हैं, वो हटाना बहुत जरूरी है। लेकिन समय इतना ही था मेरे पास। मैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कहूंगा कि सभी को मैंने बराबर का मौका दिया, हर कोई अपनी बात को रखे। संजीव जी थे, यूके देवनाथ जी भी थे हमारे साथ, कल शिवदान जी और मोहसिन खान भी हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। उन्होंने अपनी दलीलों को रखा, वरिष्ठ थे तो उनका सम्मान भी हमने किया कि भाई हम उनसे कोई बहस उस तरीके से नहीं कर रहे थे।